वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ रेशमा कपूर फ्रॉम जयपुर राजस्थान। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, स्पीसीज कंसेप्ट। ये टॉपिक नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपटीशन पर्पज से इम्पॉर्टेंट है। ऐसा कोई भी कंपटीशन जिसमें इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन का सिलेबस दिया होता है उसमें स्पीसीज कंसेप्ट के ऊपर एक या दो क्वेश्चन बन जाते हैं। इससे पहले की क्लासेस में हमने देखा है कि स्पीसीज जो है टैक्सोनॉमिक हायरार्ची की फंडामेंटल यूनिट कहलाती है। इसको हम क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट भी कहते हैं और ये स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी भी होती है। स्पीसीज या जाति का जो टर्म है ये जॉन रे ने दिया था, ये इंपॉर्टेंट है। उन्होंने एक किताब है उनकी लिखी हुई जिसको पूछ लिया जा सकता है, हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम, जॉन रे ने लिखी है। इस किताब में करीब 18,000 प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीसीज को उन्होंने डिस्क्राइब किया है। स्पीसीज या जाति को समझाने के लिए अलग अलग टैक्सोनॉमिस्ट ने अपने हिसाब से अलग अलग फैक्टर्स को यूज किया है और स्पीसीज या जाति को समझाने की कोशिश की है। प्रैक्टिकली अगर हम देखें, व्यवहारिक रूप में टैक्सोनॉमिस्ट जो है स्पीसीज को समझाने के लिए मॉर्फोलॉजिकल या फिनेटिक कैरेक्टर्स को काम में लेते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स जिनको काउंट किया जा सकता है। हम जनरल जब हम खुद से बात करते हैं कि स्पीसीज क्या है तो हम क्या कहते हैं कि हम सिमिलैरिटीज देखते हैं कि एक पॉपुलेशन का ग्रुप जिसमें जितनी ज़्यादा हमें कैरेक्टर्स में, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में सिमिलैरिटीज दिखती हैं तो हम कहते हैं कि वो एक स्पीसीज के होते हैं। तो प्रैक्टिकली जब भी हम स्पीसीज को डिफाइन करते हैं तो मोस्टली मॉर्फोलॉजिकल और फिनेटिक कैरेक्टर्स यूज करते हैं। वर्तमान समय में करीब 20 या उससे अधिक स्पीसीज कंसेप्ट दिए गए हैं। छोटे बड़े स्पीसीज कंसेप्ट हैं जो टैक्सोनॉमिस्ट ने अपने अपने हिसाब से, इकोलॉजिस्ट ने फैक्टर्स को यूज करके स्पीसीज कंसेप्ट दिए हैं, स्पीसीज को समझाने की कोशिश की है, जिनके अपने कुछ मेजर ड्रॉबैक्स भी हैं, एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं। कुछ एक स्पीसीज कंसेप्ट जो कि कंपटीशन में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, जिनके ऊपर कंपटीशन में सवाल बन जाते हैं, उन स्पीसीज कंसेप्ट को हम आज डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट कंसेप्ट है जिसको हमने पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट। बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट अर्नस्ट मेयर ने दिया था। उन्होंने प्रपोज किया स्पीसीज को अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विच कैन नेचुरली इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल प्रोजेनी। मीन्स बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली स्पीसीज क्या होती है, एक ऐसा पॉपुलेशन का ग्रुप है, इंडिविजुअल्स का ग्रुप है जिनमें नेचुरली इंटरब्रीडिंग होती है। मीन्स जो नेचुरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और उनसे जो प्रोजेनी बनेगी वो भी फर्टाइल होगी। मीन्स इंटरब्रीड करना जरूरी है एंड जो प्रोजेनी बने वो फर्टाइल होना जरूरी है। ये कंसेप्ट क्या कहता है कि व्हेन स्पीशीज इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ interbreeding they called biological species। मीन्स जब हम दो पॉपुलेशंस को या किसी इंडिविजुअल्स के ग्रुप को हम स्पीसीज में सेपरेट करना चाहेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि वो जो ग्रुप है वो नेचुरली इंटरब्रीड करता है कि नहीं करता। ऐसा ग्रुप जिसमें नेचुरल इंटरब्रीडिंग होती है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, उसको हम कहेंगे वो एक स्पीसीज के इंडिविजुअल्स है। और इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि पॉपुलेशन का ऐसा ग्रुप जो दूसरे ग्रुप से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो गया। इट मीन्स स्पीसीज होने के लिए, ग्रुप्स को स्पीसीज में डिफ्रेंशिएट करने के लिए रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन जरूरी है। ठीक है, एक ग्रुप जब दूसरे ग्रुप से इस रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होता है, इट मीन्स उनमें आपस में रिप्रोडक्शन नहीं होगा। जैसे कि हम यहाँ पर देखें कि जितने भी ह्यूमन हैं, वो चाहे ह्यूमन किसी भी कॉन्टिनेंट के हों, किसी भी देश के हों, तो क्या कर सकते हैं, वो आपस में नेचुरली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और उनसे जो प्रोजेनी होगी वो भी फर्टाइल होगी। लेकिन ह्यूमन का आइसोलेशन है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है अदर एनिमल्स से। ठीक है, तो स्पीसीज होने के लिए बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट क्या कहता है कि एक ऐसा ग्रुप जो कि नेचुरल इंटरब्रीड कर सकता है, उनकी जो प्रोजेनी होगी वो भी फर्टाइल या जननक्षम होगी, और ये जो ग्रुप होता है ये दूसरे ग्रुप से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होता है। ठीक है, एग्जाम्पल हम एक और लेते हैं, जैसे कि म्यूल्स हम पढ़ते, खच्चर, घोड़े और गधे की ब्रीड है। अब यहाँ पर घोड़े और गधे में नेचुरल इंटरब्रीडिंग नहीं होती है। अगर किसी कंडीशन में इंटरब्रीडिंग हो भी जाए,
ठीक है। तो जो प्रोजेनी है लाइक म्यूल उनसे जो बना है वो फर्टाइल नहीं होता, वो बंधे होता है, स्टेराइल होता है। तो इट मीन्स जो घोड़ा और गधा है वो क्या है, वो एक स्पीसीज नहीं है, वो दोनों सेपरेट स्पीसीज है। तो आपको ध्यान रखना है बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली एक ऐसा पॉपुलेशन ग्रुप जो कि नेचुरली इंटरब्रीड कर सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें नेचुरली होता है और उनसे जो फर्टाइल प्रोजेनी बनती है, और ये जो ग्रुप है ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होता है अनदर ग्रुप से। बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट जो है अभी तक का बेस्ट नोन स्पीसीज कंसेप्ट है। ये स्पीसीज को डिफाइन करता है इंटरब्रीडिंग की टर्म पर या फिर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन पर। बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट को हम यूज कर सकते हैं ऐसे स्पीशीज के डिस्टिंक्शन में जो कि मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर होती हैं बट वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है। तो इसका ये एडवांटेज है कि हम दो ऐसी स्पीसीज, ऐसी पॉपुलेशन जो मॉर्फोलॉजिकली हमें सिमिलर दिखाई दे रही हैं लेकिन रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट के अकॉर्डिंग दो अलग स्पीसीज है। जैसे कि यहाँ पर पिक्चर्स में दिया गया है राना पाइपियंस एंड राना यूट्रिकुलेरिया, ये नदन लेपर्ड फ्रॉग है एंड ये साउथ लेपर्ड फ्रॉग है। मॉर्फोलॉजिकली आप देख रहे हैं कि ये सिमिलर है बट ये दोनों ही रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है। इट मीन्स इनके बीच में इंटरब्रीडिंग नहीं होती है, ये इंटरब्रीड नहीं कर सकते। तो यहाँ नाम से पता चल रहा है कि ये एक अलग स्पीसीज है और सदर्न लेपर्ड जो है ये एक अलग स्पीसीज है, ठीक है। ऐसे ही ड्रोसोफिला में ड्रोसोफिला स्यूडोबैस्क्यूरा एंड ड्रोसोफिला पर्सिमिलिस, इनके मॉर्फोलॉजिकली काफ़ी सिमिलर दिखाई दे रही हैं लेकिन ये एक सेपरेट स्पीसीज है क्योंकि इनके अंदर इंटरब्रीडिंग नहीं होती है, नेचुरल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट इतने अच्छे तरीके से स्पीसीज को डिफाइन कर रहा है लेकिन इसकी कई डिसएडवांटेज भी हैं, सभी जगह ये एप्लीकेबल नहीं होता है। लाइक ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें असेक्सुअल और रिप्रोडक्शन होता है वहां पर बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं हो सकता क्योंकि इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग स्पीसीज कैसा ग्रुप है जिसमें कि इंटरब्रीडिंग होना जरूरी है। दूसरा, ये इम्प्रैक्टिकल है ऐसी पॉपुलेशंस के लिए जो एलोपैट्रिक स्पीसीज में है, मीन्स जिनमें जियोग्राफिकली आइसोलेशन है। जियोग्राफिकली आइसोलेशन होने के कारण वो इंटरब्रीड नहीं कर सकती, तो वहां पर भी ये अप्लाई नहीं होता है। और कुछ ऐसे प्लांट स्पीशीज भी हैं जिनमें जब हम क्रॉस कराते हैं दो डिफरेंट प्लांट स्पीशीज में, जब हम क्रॉस कराते हैं तो उनसे जो हाइब्रिड प्रोड्यूस होते हैं वो हाइब्रिड्स वाइबल होते हैं। तो यहाँ पर उन प्लांट स्पीशीज में भी बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट जो है अप्लाई नहीं होता है। एक और स्पीसीज कंसेप्ट है मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट। ये क्या कहता है, अ स्पीसीज इज अ ग्रुप और ए नंबर ऑफ रिलेटेड कम्युनिटीज whose distinctive morphological characters are sufficiently defined to entitle it or them to a specific name। Means morphological species concept के accordingly species क्या होती हैं, एक ऐसा ग्रुप है पॉपुलेशन का जिनके अपने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं और ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सफिशिएंट होते हैं इसको दूसरे ग्रुप से सेपरेट करने के लिए। उस पॉपुलेशन के जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे वो मॉर्फोलॉजिकली मैक्सिमम सिमिलैरिटीज को दिखाएंगे। सो मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स या फिनेटिक कैरेक्टर्स के बेसिस पर स्पीसीज को डिफाइन करता है। तो ये जो कंसेप्ट है इसको हम अप्लाई कर सकते हैं बोथ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स के लिए और साथ ही इसका यूज किया जा सकता है ऐसे एक्सटिंक्ट स्पीशीज जिनके फॉसिल्स मिलते हैं, तो हम वहां पर भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस के ऊपर हम उन फॉसिल्स को बता सकते हैं कि ये इस स्पीसीज का फॉसिल होगा, इस स्पीसीज से बिलोंग करता है। बट इसकी डिसएडवांटेज है जैसे मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर सब्जेक्टिव होते हैं और ये सिम्पेट्रिक स्पीशीज के लिए अप्लाई नहीं होता, इनएप्लीकेबल है। नेक्स्ट एक और स्पीसीज कंसेप्ट फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कंसेप्ट जिसको जोएल क्राफ्ट ने दिया था। ये कंसेप्ट बताता है कि हाउ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स आर इवोल्यूशनरी, मीन्स जैव विकासी क्रम में
जो ग्रुप है, इंडिविजुअल्स हैं, वो कितना क्लोजली रिलेटेड है। जितना क्लोजली रिलेटेड होंगे वो एक स्पीसीज के इंडिविजुअल्स माने जाते हैं। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट शेयर एन एंसेस्टर, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऐसा ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो कि अपने एंसेस्टर को शेयर करता है। इन अनदर वर्ड्स, स्पीसीज आर इंडिविजुअल्स शो अ हाई डिग्री ऑफ रिसेम्बलेंस इन मैनी यूनिक ट्रेट्स which give a monophyletic cluster। मीन्स ये फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कंसेप्ट के अकॉर्डिंग स्पीसीज क्या होती हैं? ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा ग्रुप है जो कि जैव विकास में अपनी एंसेस्ट्री को शेयर करता है और एक मोनोफाइलेटिक क्लस्टर बनाता है। लाइक अगर हम यहाँ पर कहें कि यहाँ पर कोई एंसेस्टर है ए एंड बी, हम क्लेड बनाते हैं, तो इससे सी का ओरिजिन हो रहा है एंड डी का, एंड इससे ई का एंड एफ का। तो यहाँ पर सी एंड डी जो है ये आपस में क्लोजली रिलेटेड है और इसके साथ में ये एक क्लस्टर बना रहे, एक मोनोफाइलेटिक क्लस्टर बना रहे हैं। तो इसका मतलब फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सी एंड डी जो है वो एक ही स्पीसीज के माने जाएंगे। इट मीन्स फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कंसेप्ट कहता है कि फाइलोजेनी में जो मैक्सिमम कैरेक्टर्स को शेयर करते हैं वो आपस में क्लोजली रिलेटेड होते हैं और ये एक मोनोफाइलेटिक क्लस्टर बनाते हैं। तो ऐसे मेंबर्स जो है एक ही स्पीसीज के माने जाते हैं। ये जो है इन मेंबर्स के बीच में यूनिक कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर्स मिलेंगे। इन कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर्स के कारण ये सी एंड डी जो है ये आपस में क्लोजली रिलेटेड होंगे और इस कारण ये एक मोनोफाइलेटिक क्लस्टर बनाएंगे और ये फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कहलाती हैं। फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कंसेप्ट में जो हम स्पीसीज के लिए कैरेक्टर्स देखेंगे कि कितने ज़्यादा कैरेक्टर्स सिमिलर हैं, वो कैरेक्टर्स मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं और नाउअडेज कैरेक्टर्स ये जो कंसिडरेशन किया जाता है वो मॉलिक्यूलर लेवल पर भी किया जाता है। मॉलिक्यूलर फीचर्स देखे जाते हैं। बेसिकली इसमें हम डीएनए सीक्वेंसेस देखते हैं कि दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, अगर हम दो पॉपुलेशंस के बीच में जितना ज़्यादा डीएनए सिमिलर होता है तो इसका मतलब वो है कि वो सेम स्पीशीज के हैं, वो उतने ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है। तो जितना ज़्यादा डीएनए सीक्वेंस है इसमें सिमिलैरिटीज होंगी, रेगुलेशन दिखेगा पैटर्न्स में, तो उसको उतना ही ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड माना जाता है और वो एक मोनोफाइलेटिक क्लस्टर बनाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कंसेप्ट, अ स्पीशीज इज अ ग्रुप हैविंग शेयर्ड एंड यूनिक इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। मीन्स स्पीशीज क्या है? एक ऐसा ग्रुप है जिनका अपना एक यूनिक इवोल्यूशनरी जैव विकासीय इतिहास है और वो कैरेक्टर्स को मैक्सिमम शेयर करते हैं। सो इन दिस वे अ स्पीशीज इज ए स्मॉलेस्ट मोनोफाइलेटिक ग्रुप। सबसे छोटा एक मोनोफाइलेटिक ग्रुप जो बनेगा उसके जो भी मेंबर्स होंगे, इंडिविजुअल्स होंगे, वो एक स्पीशीज के होंगे। इट इज एप्लीकेबल ऑन बोथ सेक्सुअल एंड एलोपेट्रिक पॉपुलेशन। सो इसकी एडवांटेज है ये कि ये सेक्सुअली जो ब्रीड कर लेती हैं उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है एंड एलोपेट्रिक पॉपुलेशन जो कि जियोग्राफिकली आइसोलेटेड हो गई है ऐसी पॉपुलेशन के ऊपर भी ये अप्लाई हो सकता है। और साथ ही ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज के लिए भी हम इसका अप्लाई कर सकते हैं। एक्सटिंक्ट स्पीशीज को चेकआउट करने के लिए मॉर्फोलॉजिकली एंड डीएनए सीक्वेंसेस के बेस पर हम बता सकते हैं कि जो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई हैं ये इस फाइलोजेनी में आती हैं। बट इसका जो ड्रॉबैक है कि यहाँ पर हमें ये पता नहीं चलता कि जो हमें दो स्पीसीज को या दो पॉपुलेशन को दो डिफरेंट स्पीसीज में सेपरेट करना है तो उसमें डिग्री ऑफ डिफरेंसेस कितने लिए जाएं। इट मीन्स कितना हम डिफरेंसेस को अकाउंट करें कि हम कह सके कि ये एक ही नहीं, ये दो सेपरेट पॉपुलेशंस में है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है और साथ ही सभी स्पीसीज के लिए इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी नोन नहीं है। बट उसके बावजूद भी फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कंसेप्ट जो है वो कई स्पीसीज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। नेक्स्ट हमारा इकोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, लीग वॉन वॉलेन ने दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ईच स्पीसीज ऑक्यूपाइज अ डिस्टिंक्ट इकोलॉजिकल नीश।
क्या कहता है ये कंसेप्ट कि हर एक स्पीसीज जो है, पॉपुलेशन का जो ग्रुप होता है, उसका एक अपना इकोलॉजिकल नीश होता है जहां पर वो बेटर सरवाइव करती हैं, उनके रिसोर्सेज होते हैं और अपना एक नीश बना लेती हैं। तो ये कंसेप्ट कहता है, ये कंसेप्ट स्पीसीज को डिफाइन करता है इन टर्म्स ऑफ इकोलॉजिकल नीश। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जो क्वेश्चंस बनते हैं, लाइक पूछा जाता है, आपको स्टेटमेंट दिया होता है कि कौन सा स्पीसीज कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा, तो इकोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट जहाँ पर भी आएगा वहाँ किसी न किसी तरह इकोलॉजी नीश है, हैबिटाट है, इसके ऊपर बात की जाती है। So a species is a number of related populations, the members of which compete more with their own kind than with members of other species। क्या कहता है ये कंसेप्ट कि स्पीसीज क्या है, एक पॉपुलेशन का ऐसा ग्रुप है जिसके मेंबर्स में अपने में एक ही जो ग्रुप्स के बीच में मेंबर्स में ज़्यादा कंपटीशन होता है फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि उनके नीड्स सेम होती हैं, ठीक है, फूड है, मैटिंग है, तो उनकी नीड सेम होती। तो एक स्पीसीज वो होगी जिनके मेंबर्स के बीच में ज़्यादा कंपटीशन होगा अदर देन अदर ग्रुप्स के साथ, क्योंकि ये एक ही नीश को शेयर करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट, एक नीश को शेयर करने वाला जो ग्रुप है वो एक स्पीसीज में आता है। वेदर द इंडिविजुअल यूज और कैन यूज द सेम सेट ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, इन अदर वर्ड्स वेदर दे ऑक्यूपाई द सेम नीश। तो इकोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट जो है वो नीश को फोकस करता है कि जैसे एक स्पीसीज का जो ग्रुप होगा उनकी रिक्वायरमेंट सेम होंगी, उनकी नीड सेम होगी, इसलिए उनके बीच में कंपटीशन भी होगा और वो सेम तरह के इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में रहना चाहेंगे। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, सेम टाइप के बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, तो वो एक स्पीसीज में आएंगे। सो ये जो कॉन्सेप्ट है ये प्रैक्टिकली अप्लाई किया जा सकता है, यूजफुल है इन डिस्टिंग्विश asexually reproducing and morphologically similar species। तो ऐसे स्पीसीज जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर दिखाई दे रही हैं और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है, तो वहाँ पर भी अगर हम उन स्पीसीज को देखना चाहें कि अगर उनका नीश अलग है तो हम कह सकते हैं कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर दिखाई दे रही है बट इनका नीश अलग है, इनकी नीड्स अलग है, तो इसका मतलब ये सेम स्पीशीज के मेंबर नहीं है। सो यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है एग्जाम्पल, टू स्पीशीज में बी सिमिलर इन अपीयरेंस बट डिस्टिंग्विशेबल बेस्ड ऑन व्हाट दे ईट और वेयर दे लिव। मीन्स दो पॉपुलेशंस को, दो ग्रुप्स को हम दो सेपरेट स्पीशीज में अलग कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अगर उनका नीश अलग है। ये देखा जाए कि वो खाते क्या, इट मीन्स उनके फूड क्या हैं, किस तरह की उनकी फूड हैबिट है और वो रहती का, इट मीन्स उनका नीश अलग है। सो इकोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट अगेन फोकस करता है नीश के ऊपर। डिसएडवांटेज क्या है इसकी, ये सभी जगह पर अप्लाई नहीं हो सकता, क्रिप्टिक स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है और साथ ही नीश को डिटरमाइन करना वो बहुत ही एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए नीश जो है उसको डिफाइन करना और दो डिफरेंट नीश को सेपरेट करना, मीन्स उनके बीच में इतनी माइनर सी बाउंड्री होती है, ट्रांसपेरेंट बाउंड्री होती है कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि ये नीश अलग है इस ग्रुप के लिए और ये नीश अलग है। बट फिर स्टिल इकोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट भी कुछ जगह पर अप्लाई होता है जहां पर ये दो डिफरेंट ग्रुप्स को सेपरेट स्पीशीज में डिस्टिंग्विश कर सकता है। नेक्स्ट है इवोल्यूशनरी स्पीसीज कंसेप्ट। इवोल्यूशनरी स्पीसीज कंसेप्ट जॉर्ज गैलर्ड सैमसन ने दिया था। ये इवोल्यूशन या जैव विकास पर बेस्ड है। क्या कहता है ये, according to this species concept, a species is a single lineage of ancestor descendant population of organisms which maintain its identity from other such lineage in space and time and which has its own evolutionary tendencies and historical fate। It means ये evolutionary species concept क्या कहता है कि एक ऐसे population का ग्रुप जिसका एक अपना जो एक अपनी वंशावली बनाता है,
जो एंसेस्टर के डिसेंडेंट हैं और उनका एक अपनी एक वंशावली चली आ रही है जो कि उस डिसेंडेंट की अदर वंशावली से सेपरेट हो चुके हैं समय के साथ में। ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ इवोल्यूशन वो सेपरेट हो गए हैं और उनकी एक अपनी इवोल्यूशनरी टेंडेंसी है, उनका एक जैव विकासीय रोल है, उनका एक अपना इतिहास क्रम है। इट मीन्स इवोल्यूशनरी स्पीसीज कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक ऐसा ग्रुप जो इवोल्यूशन में एक साथ ओरिजिनेट हुआ है वो एक स्पीसीज में आते हैं। सो स्पीसीज इज अ इवोल्यूशनरी ग्रुप। वो क्या कहता है? ऐसा ग्रुप जो कोई जैव विकास में एक साथ जिसका इवोल्यूशन हुआ है वो एक स्पीसीज में अकाउंट होंगे। सो अ लीनियज एंड ancestral descendant sequences of population evolving separately from other and its own unitary evolutionary role and tendency। तो ये क्या कहता है कि ऐसी स्पीसीज क्या है? इसके अकॉर्डिंग ऐसा ग्रुप है, एक ऐसी वंशावली है जो अपने एंसेस्टर डिसेंडेंट पॉपुलेशन का ऐसा ग्रुप है जो जिसका अपना एक एंसेस्टर डिसेंडेंट है, अपने वंशज हैं और उससे ये जो है सेपरेट हुआ है, अपनी इसने एक वंशावली को चलाया है और इस वंशावली में इसका अपना एक जैव विकासी रोल है, अपना उसकी भूमिका है और कैरेक्टर्स को इन्होंने इवॉल्व किया है। तो ये था इवोल्यूशनरी स्पीसीज कंसेप्ट। स्टूडेंट इसके अतिरिक्त कुछ एक स्पीसीज कंसेप्ट हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट। टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट जो है टाइप स्पेसिमेन पर बेस्ड है। ये अरस्तु एंड प्लेटो ने दिया था। उन्होंने क्या बताया? एवरी स्पीसीज हैव सम फिक्स्ड कैरेक्टर्स and all the members of a species show maximum resemblance with these characters। it means हर species के लिए उन्होंने बताया अरिस्टो एंड प्लेटो ने कि हर species के लिए कुछ फिक्स कैरेक्टर्स होते हैं और एक स्पीसीज के मेंबर होने के लिए जरूरी है कि उस स्पीसीज के सभी सदस्य मैक्सिमम उस कैरेक्टर्स के साथ में रिसेम्बलेंस दिखाए, मीन्स मैक्सिमम मैचिंग हो जाए। तो इसीलिए टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट को इंडिविजुअल स्पीसीज कंसेप्ट भी कहते हैं, क्योंकि एक स्पीसीज के जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे वो उस कैरेक्टर्स के साथ में मैक्सिमम मैच होंगे। टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट के अकॉर्डिंग स्पीसीज दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है मोनोटिपिक स्पीसीज और एक होती है पॉलीटिपिक स्पीसीज। मोनोटिपिक स्पीसीज क्या है कि जिसमें कैरेक्टर्स का एक ही पैटर्न होता है, वन टाइप ऑफ पैटर्न ऑफ कैरेक्टर इज प्रेजेंट। मीन्स ऐसे इंडिविजुअल्स का ग्रुप जो एक ही टाइप के पैटर्न के साथ में मैक्सिमम रिसेम्बलेंस दिखाएंगे वो मोनोटिपिक स्पीसीज है। लाइक बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया है, जितने भी टाइप्स के अगर हम बैक्टीरिया देख ले तो मैक्सिमम उनका जो पैटर्न है कैरेक्टर्स का वो क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल का। बहुत सिंपल सा होता है ये, ठीक है, ज़्यादा कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंसेस नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक सिंपल सी सेल है और उस सेल के साथ में जितने भी बैक्टीरिया हैं वो मैक्सिमम जो है सिमिलैरिटीज को दिखाते हैं, मैक्सिमम मैच करते हैं उस पैटर्न के साथ में। इसी तरह ब्लू ग्रीन एल्गी है। मीन्स मोनोटिपिक स्पीसीज जो है इनको हम कहते हैं ये माइक्रोटिपिक स्पीसीज भी होती है, इनको हम माइक्रो स्पीसीज भी कहते हैं, ठीक है, माइक्रो स्पीसीज, क्योंकि इसमें कैरेक्टर्स का एक ही टाइप का पैटर्न चलता है। पॉलीटिपिक स्पीसीज है जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ पैटर्न्स होते हैं कैरेक्टर्स के, और जितना ज्यादा मैच होगा कैरेक्टर्स उतने ज्यादा वो एक स्पीसीज के मेंबर्स होंगे। मोर देन वन टाइप ऑफ पैटर्न्स, इट मीन्स ये जो है मॉर्फोलॉजिकल लेवल के पैटर्न्स हो गए, साइटोलॉजिकल लेवल के हो गए, एनाटॉमिकल लेवल के हो गए, एम्ब्रोलॉजिकल लेवल के पैटर्न्स हो गए। सो इस टाइप में पॉलीटिपिक स्पीसीज में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टर्स से मैच पैटर्न्स होते हैं और इंडिविजुअल्स जितने ज़्यादा पैटर्न्स के साथ में मैच करेगा, सिमिलैरिटी दिखाएगा, वो एक स्पीसीज के मेंबर्स हो जाएंगे। तो इसे हम कहते हैं पॉलीटिपिक स्पीसीज, इसको हम मैक्रो स्पीसीज भी कहते हैं, मैक्रो स्पीसीज। ये जो पॉलीटिपिक स्पीसीज होती हैं ये भी तीन टाइप्स की हैं। पॉलीटिपिक स्पीसीज को
तीन टाइप्स में रखा गया है, बायोटाइप्स, इकोटाइप्स एंड इकार्ड्स और इकोफिन्स। स्टूडेंट्स, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बहुत ही सिंपल है लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है। पूछा जाता है कि बायोटाइप्स क्या, इकोटाइप्स क्या, इकोफिन्स क्या, इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं। आप अच्छे से समझिए। बायोटाइप क्या होते हैं? स्पीसीज का ऐसा ग्रुप है, ऐसे मेंबर्स का ग्रुप है जो कि रहते किसमें, सिमिलर एनवायरमेंट में रहते हैं, लेकिन इनमें कुछ जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं। क्योंकि ये जो वेरिएशंस है, इट मीन्स ऐसे मेंबर्स का ग्रुप एक स्पीसीज है जो कि रहता तो सिमिलर एनवायरनमेंट में है, इनके अंदर जेनेटिक वेरिएशंस मिल सकती हैं और ये जो वेरिएशंस होती हैं परमानेंट होती हैं, ठीक है, क्योंकि जीन में हो गई हैं। लेकिन ये जो बायोटाइप्स होते हैं ये इनकैपेबल होते हैं इंटरब्रीड करने में। इट मीन्स ये एक ही स्पीसीज के मेंबर हैं, इनके अंदर जो जेनेटिक वेरिएशंस मिलते हैं, सेम टाइप के एनवायरनमेंट में रहते हैं, लेकिन इनकैपेबल होते हैं इंटरब्रीड करने में, ये आपस में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। जैसे कि कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, नोलखोल है, बंद गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, ये एक ही स्पीसीज ब्रेसिका ओलेरेसिया के बायोटाइप्स है। सिमिलर एनवायरनमेंट में मिल जाएंगे, लेकिन इनके अंदर कुछ ऐसी जेनेटिक वेरिएशंस मिलती हैं, कुछ ऐसे लेवल की जेनेटिक वेरिएशंस होती है जिसके कारण ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते। तो ये क्या है? ये बायोटाइप्स है। तो अगर आपको ऐसे कंडीशन दे रखी हो कि ऑर्गेनिजम्स है, ऐसा पॉपुलेशन ग्रुप जो है सिमिलर एनवायरनमेंट में रह रहा है बट उनके जेनेटिक वेरिएशंस हैं और वो इंटरब्रीड नहीं कर पा रहे, तो इट मीन्स वो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन क्या है? वो एक दूसरे के बायोटाइप्स होंगे। एक है इकोटाइप्स। इकोटाइप्स जो होते हैं ये एक ऐसे स्पीसीज के ग्रुप हैं जो कि डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर भी इन मेंबर्स के बीच में भी जेनेटिक वेरिएशंस मिलते हैं, लेकिन ये वेरिएशंस भी परमानेंट है। बट इकोटाइप्स वो होंगे जो कैपेबल होते हैं इंटरब्रीड करने में, ठीक है। तो यहाँ पर बायोटाइप एंड इकोटाइप में डिफरेंस है, ठीक है। इकोटाइप्स अलग अलग एनवायरनमेंट में रहते हैं, इनका एनवायरनमेंट डिफरेंट है। इट मीन्स हम कह सकते हैं ये जियोग्राफिकली आइसोलेटेड है, लेकिन इनके अंदर जो वेरिएशंस दिखाई देती है वो जेनेटिक वेरिएशंस है और जेनेटिक वेरिएशंस परमानेंट होती है। बट इकोटाइप्स आर कैपेबल टू इंटरब्रीड। इट मीन्स इनको अगर चांस मिलेगा तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अलग अलग एनवायरनमेंट में रह रहे इसके कारण इनके बीच में रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इंटरब्रीडिंग नहीं देखने को मिलती। एग्जाम्पल है इसका क्रो, इंडियन क्रो, म्यांमार क्रो एंड श्रीलंका क्रो। ये क्या है? ये इको टाइप्स है। नेक्स्ट है इकार्ड्स और इकोफिन्स। इकार्ड्स या इकोफिन्स ऐसे स्पीसीज के मेंबर हैं जिनमें वेरिएशंस दिखाई देती हैं, विभिन्नताएं दिखाई देंगी, लेकिन ये डिफरेंट एनवायरनमेंट के कारण होती हैं। मीन्स ये जेनेटिक लेवल पर नहीं है, नॉन जेनेटिकल वेरिएशंस हैं। तो जो भी विभिन्नताएं नॉन जेनेटिकल होती हैं वो टेम्परेरी होती। इट मीन्स इकार्ड्स क्या है? इनके बीच में जो भी हमें डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं वो डिफरेंट एनवायरनमेंट के कारण हो रहे हैं, जेनेटिक लेवल पर नहीं हो रहे, सो वेरिएशंस टेम्परेरी हैं। तो इकार्ड्स जो हैं वो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है? इकार्ड्स और इकोफिन्स होते हैं, ठीक है। लाइक अगर हम देखें कि जिस समय समर होता है तो क्या होता है, जब हम ज़्यादा धूप में जाते हैं, सनलाइट के कांटेक्ट में ज़्यादा रहते हैं तो हमारी स्किन की टैनिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या है? वेरिएशन एनवायरनमेंट में चेंज के कारण कुछ डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं। या फिर अगर हम जो साउथ साइड के होते हैं वो नॉर्थ में जाएं, पहाड़ों पर जाएं, तो वहाँ एल्टीट्यूड सिकनेस को फील करते हैं। कुछ समय बाद वहाँ पर है तो हमारा स्किन टेक्सचर चेंज हो जाता है, आरबीसी ज़्यादा बन जाती है तो हम रेडिश दिखाई देते हैं। तो इस टाइप के जो डिफरेंसेस दिखाई देते हैं एक स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में, वो क्या कह रहा है कि ये सिर्फ डिफरेंट एनवायरनमेंट के कारण होता है, और ये जैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा ये चीज़ें भी जो डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं वो भी दिखाई नहीं देंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं इस टाइप के वेरिएशंस टेम्परेरी हो रहे हैं। लाइक हम मनी प्लांट को ही देख ले, तो अगर एक ऐसा मनी प्लांट जिसको हमने पॉट में डायरेक्ट सनलाइट में लगाया हुआ है और एक शेडी प्लेस में लगाया हुआ है, तो दोनों की लीव्स में आप देख सकते हो डिफरेंसेस दिखाई देगा। स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज।
पूछ लिया जाता है। लिनियस ने दिया था स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। नाम से ही लग रहा है कि क्या है इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, स्पीसीज इज अनचेंजेबल। इट मीन्स स्पीसीज में कोई परिवर्तन नहीं होता है। स्पीसीज जैसी आज हमें दिखाई दे रही है वैसी ही स्पीसीज का इवोल्यूशन हुआ था। लिनियस ने ये जो कंसेप्ट दिया है ये फादर सुराज की थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन से प्रभावित होकर दिया था। फादर सुराज की थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन ऑफ गॉड क्या कहती है कि जो स्पीशीज हमें आज जैसी दिखाई दे रही वैसे ही भगवान ने बनाई है, उनमें समय के साथ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। क्योंकि यहाँ पर स्पीशीज में कोई चेंज नहीं होता दिखता, इसलिए ये कंसेप्ट जो है स्टैटिक स्पीशीज कंसेप्ट कहलाता है। इसको रिजेक्ट किया था लेमार्क ने। लेमार्क ने डायनेमिक कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज दिया है। अकॉर्डिंग टू दिस, कैरेक्टर्स ऑफ स्पीशीज इज ऑलवेज चेंजेबल and these changes occur from one generation to next generation due to process of evolution। तो लेमार्क ने क्या बताया कि स्पीसीज जो है स्टैटिक नहीं होती हैं, डायनेमिक होती हैं। मीन्स इसमें समय के साथ साथ में परिवर्तन होते रहते हैं। इवोल्यूशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और इवोल्यूशन के कारण जो भी परिवर्तन होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में दिखाई देते हैं। और इस तरह से आज जो स्पीसीज हमें दिखाई दे रही हैं वो कुछ समय पहले वैसी नहीं थी, वो इवोल्यूशन के कारण ऐसी बनी है। तो स्टूडेंट, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज कंसेप्ट जिसके ऊपर क्वेश्चंस बन जाते हैं। रिगार्डिंग दिस टॉपिक कुछ एमसीक्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स को भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कमिंग वीडियो में। स्पीसीज कंसेप्ट के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मुझे आप व्हाट्सअप करिए। डिटेल नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो उसके रिगार्डिंग भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।